बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के इस पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के लिहाज से जो मेन टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि इनसे क्या चीज़ें मुराद हैं और ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक लास्ट टॉपिक से हमारा बाकी रह गया था। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स और उसके अलावा उसकी ब्रांचेस वगैरह को हमने देखा था। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है, साइंस की जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें फ़िज़िक्स की अहमियत और सोसाइटी की। ठीक है, तो यहाँ छोटी सी बात बताई गई है, एक कहना चाहिए एक दो पैराग्राफ में इस इम्पोर्टेंस को जो है वो बता दिया गया है। और चूँकि फ़िज़िक्स वगैरह साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं आमतौर पर उनमें रीडिंग वगैरह होती नहीं है और इसी तरह समझाया जाता है कि बेसिक उसमें जो हमारा मगज़ की बात है यानी इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ जो बात बताई गई है वो ये है कि फ़िज़िक्स जो है मॉडर्न जो साइंस की टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और सोसाइटी जिस लाइफ पर रिलाई कर रही है मॉडर्न सोसाइटी उसमें बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। ये बताया गया है कि जो जो नई चीज़ें हमने अपने आराम की खातिर, हमने अपने सुकून के खातिर, हमने कहना चाहिए एक दूसरे के साथ मुराबित रहने के खातिर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने के खातिर जो चीज़ें ईजाद की हैं उन पर फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा जो है वो अहम किरदार है। ठीक है, और ये कि जो पुरानी जो तहकीक हमारे साथ आती रही है उसको मॉडर्न फिज़िक्स को डेवलप करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसने किरदार अदा किया है। ठीक है, और ये बात बताई गई है कि जो पुरानी तहकीकात थी मैग्नेटिज़म वगैरह में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स वगैरह में, उन्होंने आज के दौर में टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह को, इसी तरह बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, बिज़नेस और होम टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें मदद दी है। ठीक है, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन यानी सफ़र वगैरह जो है, टेलीकम्युनिकेशन, आपस के राब्ते वगैरह जो हैं ये भी जो है फ़िज़िक्स की मदद से बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी की रिलायबिलिटी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आज के मेन टॉपिक पर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हमारे सबक का नाम भी जो है जैसे कि हमें पता है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए होगी, किसी न किसी बुनियाद किसी न किसी चीज़ के ज़रिए होगी, कोई भी चीज़ है। ठीक है, अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत हमें बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है वो मेजर करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहले हम ये समझ लें कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम आम ज़बान में कह सकते हैं कि जो वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको के कुदरत ने पैदा किया है, कुदरत ने बनाया है। और इनकी दूसरी तारीफ़ भी इस तरह की जा सकती है, दूसरी एक्सप्लेनेशन, इनकी डेफिनेशन इस तरह भी की जा सकती है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, और यही वजह है कि उनके लिए मेजरिंग के किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसी वजह से इस चैप्टर के अंदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट को एक साथ रखा गया है। उसकी वजह ये कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती ही वही क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सके। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और बताए, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर, यूजुअली अ रियल नंबर एंड अ यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम आगे समझ लेंगे कि उसमें एक नंबर होता है आमतौर पर किसी भी किस्म का, ज़्यादातर वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर इसलिए कहा कि उसमें डेसिमल्स वगैरह भी आ जाते हैं और उसके साथ एक यूनिट होती है। ठीक है, ये हम आगे समझ लेंगे कि ऐसा कैसे होता है। बहरहाल आप ये याद रखें कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो एक्सप्रेशन है उसको जो मेजर करके बताया जाता है तो उसमें उसके साथ एक नंबर होता है जो रियल नंबर होता है और उसके साथ एक यूनिट होती है। ठीक है, आमतौर पर जो ऐसा ही यूनिट होती है जिसका आगे जिक्र आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बताया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम दो कैटेगरीज़ में जो हैं वो रख सकते हैं।
डिवाइड कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, या इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। तो नाम से जाहिर है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्वांटिटीज़ हैं जो बुनियादी हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव की जाती हैं, यानी जो दूसरों की मदद से निकाली जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर करने के लिए किसी दूसरी और आमतौर पर फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी यूँ कहें कि ये दूसरी जो डिराइव क्वांटिटी है ये मोहताज है किसी दूसरी एक या दो या तीन क्वांटिटी की अपनी मेजरमेंट के लिए। ठीक है, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो किसी की मोहताज नहीं है, वो अकेले ही नापी जा सकती हैं। ठीक है, आगे लिखा भी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जी। अच्छा, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में बताया कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ये याद रखने की बात है आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 हैं एंड आर लिस्टेड इन टेबल 1.1 अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। ठीक है, ये टेबल 1.1 आ गया आपके सामने। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा, लेंथ जो है वो यूँ कहें कि किसी भी चीज़ की लंबाई जो है कि उसकी लेंथ, उसकी कहना चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है ये मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, मास जो है किसी भी चीज़ का वज़न इस्तेमाल करने के लिए मालूम करने के लिए, मास जो होता है वो किसी भी चीज़ का वज़न होता है। ठीक है, अच्छा, टाइम जो है वो वक्त को बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे घरों में जो करंट आ रहा होता है, ठीक है, वो है। टेम्परेचर अगर हम कहें तो किसी भी चीज़ की हरारत, गर्मी या ठंडक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी कहना चाहिए एटम के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम कितना मौजूद है, कार्बन कितना मौजूद है, हाइड्रोजन कितना मौजूद है, ऑक्सीजन कितना मौजूद है, तो उसको नापने के लिए जो है वो क्वांटिटी जो इस्तेमाल होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि कोई भी चीज़ कितने दबाव से किसी चीज़ को लग रही है, ठीक है, तो उसके लिए लुमिनस इंटेंसिटी जो है इस्तेमाल होता है। अच्छा, इन सब के लिए, इन सब को नापने के लिए एक किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है SI यूनिट। ठीक है, सिर्फ यूनिट क्यों नहीं लिखा? असल में SI यूनिट है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, होता ये था कि सपोज़ हम किसी दूसरे जगह पे गए, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे शहर में, ठीक है, तो हमने उससे कहा कि कपड़े के बारे में कहा कि मुझे जो है वो 1 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, तो वो कहेगा कि मीटर को वो जानता ही नहीं होगा क्योंकि उसके यहाँ यार्ड इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, गज़ इस्तेमाल हो रहा होगा। हमारे मुल्क में तो वैसे दोनों चीज़ें जानते हैं, और ये एक अब तो वक्त भी बहुत चेंज हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। लेकिन जब ये प्रॉब्लम हुई इस किस्म की, तो इसी तरह मास में अगर हम कह लें कि मैं किसी मुल्क में गया और मैंने कहा कि मुझे फ़लानी चीज़ जो है वो 1 किलो दे दो, तो वो किलो को जानता ही नहीं होगा, उसके यहाँ तो पाउंड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो उस वक्त 1960 में जो है 7 तकरीबन मुल्क, बड़े ममालिक आपस में बैठे, उन्होंने कुछ यूनिट्स को जो है वो कर दिया, फिक्स कर दिया कि ये स्टैंडर्ड यूनिट होंगे कि ताकि अगर कोई किसी दूसरे मुल्क में जाए तो तमाम मुल्क वालों को वो स्टैंडर्ड यूनिट ज़रूर पता हो ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो वो जो हैं वो यूनिट सारे जो हैं वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो उसमें लेंथ के लिए जो यूनिट रखी गई है वो है मीटर, यानी लेंथ को हम मीटर में नापेंगे। ठीक है, मास के लिए जो यूनिट रखी गई वो है किलोग्राम,
मास को हम किलोग्राम में नापेंगे, टाइम के लिए सेकंड रखा गया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर रखा गया, टेम्परेचर के लिए केल्विन रखा गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला रखा गया। ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई कि ये जगह जगह लिखा जाता है। ठीक है, तो बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना जो है, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 यूनिट्स एक साथ लिखी जाती हैं जब हम डिराइव्ड यूनिट्स को जो है वो मेजर कर रहे हो, तो बहुत मसला होता है। तो फिर इन यूनिट्स के लिए भी जो है वो सिंबल्स बनाए गए। तो मीटर को एम में शो किया जाता है, किलोग्राम को केजी में, सेकंड को एस में, एम्पियर को कैपिटल ए में, केल्विन को के में। ठीक है, मोल को MOL, कैंडेला को CD में। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपके सामने 7 आ गई। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स आ गए और फिर उन यूनिट्स के जो है वो सिंबल भी आ गए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे आ रही हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो यहाँ इन्होंने जिक्र की हैं, ठीक है, उनमें जो है वो वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, फोर्स है, डेंसिटी है और एक्सेलरेशन है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा इनके लिए भी SI यूनिट्स में जो है कुछ यूनिट्स रखे गए कि वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में नापा जाएगा, वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में नापा जाएगा, फोर्स जो है वो न्यूटन में नापा जाएगा, फोर्स जिस किस्म की भी हो। ठीक है, डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में नापा जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापा जाएगा। वॉल्यूम किसी भी चीज़ का लंबाई, चौड़ाई और कहना चाहिए कि ऊंचाई होती है, तो उसमें 3 साइड इस्तेमाल हो रही होती है, क्यूबिक मीटर। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कितने वक्त में जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, एक तो लेंथ मीटर और दूसरा टाइम सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 इधर भी एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट इस्तेमाल हो रही है, यहाँ 2 फंडामेंटल यूनिट्स इस्तेमाल हो रही हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, फोर्स जो है ये भी जो है मुख्तलिफ इसमें मास इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी एक्सेलरेशन इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, तो जिस किस्म की फोर्स होती है तो उसमें एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो लेकिन इसका शो जो है वो न्यूटन से किया जाता है, N से। ठीक है, अच्छा डेंसिटी किसी भी कहना चाहिए छोटी सी जगह में किसी भी कोई भी मास जो है वो पर क्यूबिक मीटर कितना मौजूद है। ठीक है, कितना किलोग्राम मास मौजूद है, जितना ज़्यादा होगा तो डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना कम होगा तो डेंसिटी उतनी कम होगी। 1 क्यूबिक मीटर में कितना केजी मास मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है इसमें भी आप देख सकते हैं कि मास और लेंथ इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, केजी और मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो ये है कि कितने सेकंड में जो है टाइम इंटरवल के साथ जो है वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, मीटर और सेकंड 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी इसमें भी आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 2 इस्तेमाल हो रही हैं। ये तीनों चीज़ें इनकी तफसील से हम अपनी जगह पे पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा मैंने इनका इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो किसी दूसरी क्वांटिटी पर रिलाई नहीं करती, वो अपनी पहचान आप बनाती हैं, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो रिलाई करती हैं बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर या अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अच्छा आगे हम अगर देखें, ठीक है, अब ये तमाम चीज़ों के लिए जो है स्टैंडर्ड बता रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आपकी। ठीक है, उनके बारे में स्टैंडर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ जो है उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इंच इस्तेमाल होता है, फुट इस्तेमाल होता है, यार्ड, माइल, मीटर। ठीक है, तो लेंथ के बारे में बताया, द लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम प्लेन। 2 पॉइंट हैं ये और ये, तो इनका जो इनकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक करें तो नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है सीधी वो लेंथ जो है वो कहलाती है 2 पॉइंट के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है वो लेंथ कहलाता है। ठीक है, अच्छा मीटर, द मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है,
और इसको डिफाइन किया जाए द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, ये एक इसका स्टैंडर्ड बना दिया गया है ताकि हर जगह यही स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो, बस ये समझने की बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम आगे जाएं तो अब यहाँ जो है इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। बेसिकली जब हम शुरू से आ रहे थे तो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। ठीक है, अब वो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीटर रूल। ठीक है, जिसको हम रूलर भी कहते हैं, जो लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मीटर रूल जो है वो आपके लिए जो है वो मिलीमीटर्स तक जो है वो कहना चाहिए कि आप नाप ले सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का। मीटर रूल इज डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ डिफरेंट। अ मीटर रूल ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऑन मीटर रूल ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 10 डिविजन्स। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। सॉरी नहीं, ये तो आई थिंक ये इंचेस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके दरमियान में भी 10 और डिविजन्स हैं जो मिलीमीटर्स की। ठीक है, अच्छा जी, तो यूँ कहें कि आप 1 मिलीमीटर्स तक चीज़ को जो है वो इसके अंदर नाप सकते हैं। तो मीटर रूल जो है वो आपके जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में और इवन मिलीमीटर्स में भी कर लेता है। लेकिन इसमें होता यह है कि आमतौर पर इसमें जो है वो एरर का जो है वो एहतमाल ज़रा ज़्यादा रहता है। तो मज़ीद एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए लेंथ वाइज, यानी किसी भी चीज़ का लेंथ मालूम करने के लिए एक दूसरा कहना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ये आ रहा है आपके सामने। ठीक है, अच्छा ये बात मैं बताता चलूँ, 2 किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और एक होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये आगे आ भी जाएगा। तो ये डिजिटल जो है तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, यहाँ वर्नियर कैलिपर से लेकर आगे जितने भी वर्नियर कैलिपर भी यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। इसी तरह स्क्रू गेज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और आगे जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, तो एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क ये होता है कि एनालॉग जो होता है वो एक इशारा दे रहा होता है आपको। ठीक है, तो एनालॉग जो होता है वो आपको एक इशारा दे रहा होता है आपकी मेजरमेंट का, उससे कंक्लूजन आपने ख़ुद निकालना होता है। जबकि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एग्जैक्ट डिजिट बताता है। ठीक है, जैसे हमारी घड़ी है, घड़ी जो सुइयों वाली घड़ी है वो एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, या एनालॉग वॉच है, इसलिए कि वो सुइयों के इशारे से जो चीज़ बता रही होती है असल वो चीज़ नहीं होती, उससे हम एक कैलकुलेशन निकाल कर जो है टाइम बताते हैं। जबकि जो डिजिटल वॉच होती है वो एग्जैक्ट जो कैलकुलेशंस होती है वो बता रही होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है और इसको जहन में रखिएगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर जो है ये एक औज़ार है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है। ये मज़ीद कहना चाहिए लेंथ को जो है एक्यूरेट नापने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे ये एक रिंग है। ठीक है, रिंग का जो बाहर का डायमीटर है और अंदर का डायमीटर है, ये इन दोनों का फ़र्क भी आराम से निकाल सकता है। अब आप हैरान होंगे कि ये बाहर का डायमीटर तो ये नाप रहा है। ठीक है, ये जैसे दिख रहा है, ये अंदर का डायमीटर कैसे नापेगा? तो अंदर का डायमीटर नापने के लिए हम इसको इसके इन कहना चाहिए कि जाज में रखेंगे, ऊपर वाले। ठीक है, इससे जो है यहाँ इधर और इधर फंस जाएगा और अंदर का डायमीटर, यानी आप ये कह सकते हैं कि इतना बारीक फ़र्क भी ये मालूम कर लेता है। तो मज़ीद एक्यूरेट कहना चाहिए मेजरमेंट के लिए हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा ये जो है ये इसका स्केलिंग सिस्टम यहाँ बताया गया, जिसको हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे तो उसमें हम जो है वो बहुत इसको तफसील से देख लेंगे। इसमें एक एरर भी आता है, ज़ीरो एरर होता है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि जब हम बग़ैर किसी चीज़ के, ये 2 स्केल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, देखें ये और ये, एक ये स्केल है, ये इसमें इसके ज़ीरो को इसके ज़ीरो पे फिक्स आना जो है
वो ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं आया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो ये ज़ीरो एरर कहलाता है, जिसको नापने में या मेजरमेंट में निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये 2 रूलर्स हैं। ठीक है, इसमें मेन स्केल जो है ऊपर आ रही, रीडिंग ऊपर आ रही होती है, जैसे कि यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है, तो ये मेन स्केल रीडिंग जो है ये आ रही है 2.8 पे। यहाँ ये देखें छोटा सा, और उसके बीच में बिल्कुल ये जो है ये रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग आ रही है ये 0.6 कह रही है, इतना, यानी मिलीमीटर से भी कम ये नापने में आपकी मदद जो है वो कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इससे भी मज़ीद कहना चाहिए उसमें मज़ीद एक्यूरेट और मज़ीद छोटे से छोटी चीज़ को नापने, यहाँ तक के छोटे से वायर के पीस को भी उसका डायमीटर नापने के लिए भी जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होता है स्क्रू गेज। ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, तो ये जो स्क्रू गेज है ये इसकी तस्वीर आ रही है। ठीक है, ये जो है ये इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डायमेंशंस को लिए को ख़ास तौर पर डायमीटर्स वगैरह को जो है नापने के लिए काम आता है। अब एक तार है, छोटा सा पतला सा तार है, उसका डायमीटर अगर नापना है तो हम स्क्रू गेज के ज़रिए नापेंगे, इसलिए कि वो वर्निंग कैलिपर से सही एक्यूरेट नापा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो है ये इसके पूरे पार्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, इनको भी आप आसानी तफसील से देख सकते हैं। ये बीच में जो है छोटी सी बॉल रखी है, इस हिस्से को एनुअल कहते हैं, इसको स्पिंडल कहते हैं। ये स्लीव कहलाती है, ये टिम्बल कहलाती है, ये घूमती है इसके गिर्द। ये रैकेट है। ठीक है, ये इसका फ्रेम है। ठीक है, यहाँ ये दोनों स्केल इसके मौजूद होते हैं। ये मेन स्केल है और ये इसका जो है छोटा स्केल है। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे ये जो है हम देख सकते हैं ये 4.5 तक आया है। ठीक है, और 4.5 से आगे मिलीमीटर में कितना है तो ये आप देख सकते हैं 10, 11, 12.12 mm आगे आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके जो टोटल रीडिंग निकाली गई है, तो यानी इतनी 0.1 mm तक भी ये आगे एक्यूरेट जो मोस्ट एक्यूरेट जो है वो नाप सकता है, यहाँ तक कि 0.01 mm तक। ठीक है, तो ये जो है ये मज़ीद इसमें भी ज़ीरो एरर का एहतमाल होता है। ठीक है, अगर ज़ीरो पर नहीं आ रहा हो, आगे पीछे हो रहा हो, तो हमें वो एरर निकालना होता है। वो जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें उसके निकालने का तरीक़ा भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इस्तेमाल होगा। स्टैंडर्ड ऑफ मास जो है ये किलोग्राम है। एसआई यूनिट में मास के लिए जो रखा गया यूनिट वो किलोग्राम है। ठीक है, इसके बारे में बता दिया है कि इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप of the kilogram of platinum iridium standard that is kept at the International Bureau of Weights and Measures। ये भी एक कहना चाहिए कि प्लैटिनम का एक मास ले लिया गया है और उसको जो है यूनिट मान लिया गया है, और उसके बराबर जो वज़न जहाँ मौजूद होगा वो किलोग्राम ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ आगे बताया है कि वो एसआई यूनिट्स के साथ जो कंट्री जिन कंट्रीज़ ने जो है उसको उसके साथ इत्तेफाक किया था, तो स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, उनकी जो है एक कॉपी उनको भेजी गई थी। ठीक है, तो मास के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो है फिज़िकल बैलेंस। ठीक है, फिज़िकल बैलेंस शेप का होता है, एक वुडन पीस के अंदर होता है, शीशों से बंद होता है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हमें मास को मालूम करना होता है, तो हवा का दबाव भी हम बंद करने की कोशिश करते हैं उसमें। ठीक है, ये यहाँ उसका पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर बिल्कुल बीच में आ जाए तो वज़न दोनों बराबर हो जाते हैं। एक साइड जो हमें मालूम नहीं होता वज़न वो रखते हैं, और दूसरे साइड हम वेट बढ़ाते और कम करते जाते हैं तो हमें एक्यूरेट वज़न उसका मालूम हो जाता है। ये मज़ीद तफसील के साथ इसकी डायग्राम बनी है। ठीक है, बीच में ये पिलर है, ये जो है ये अगेट नाइफ एंड अगेट प्लेट है। ठीक है, जिनको जो है वो बिल्कुल बीच में होना ज़रूरी होता है। ये बैलेंसिंग स्क्रू है यहाँ। ठीक है, ताकि दोनों पेन्स को जो है हम बैलेंस में रख सकें। ठीक है, वेट्स हैं, ये वेट रखे जाते हैं। यहाँ वो चीज़ है जिसका वेट हमें मालूम नहीं है। ये अरेस्टमेंट नोब है बिल्कुल सीधा रखने के लिए लकड़ी को। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप इनको देख सकते हैं। ये नीचे भी लेवलिंग स्क्रू है। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया है।
ठीक है, आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या डिजिटल बैलेंस आप कुछ भी कह लें, ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जैसे इसके अंदर है। फिजिकल बैलेंस में इसमें डिजिट्स में तमाम चीज़ें आ रही होती, वज़न ऊपर रखते हैं और हमें डिजिट्स में चीज़ें मालूम हो जाती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में बताया बिफोर 1960 से पहले, मुख्तसर सी बात कि 1960 से पहले हम सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते थे कि सूरज आ गया, सूरज चला गया, उसके हिसाब से अंदाजे से हम जो है टाइम को काउंट करते थे। 1967 के बाद द सेकेंड वाज रीडिफाइंड टू टेक एडवांटेज ऑफ द हाई प्रिसिशन अटेनेबल इन अ डिवाइस नोन एज एन एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, which uses the characteristic frequency of the cesium-133 atom as a reference clock, ठीक है। ये एक एटम है सीजियम का, इसको जो है इसको चार्ज डिस्चार्ज करने का एक तरीक़ा था, उसमें जो टाइम लगता है उसको जो है वो सेकंड के नाम से, बहरहाल ये भी हम इसको यही कह सकते हैं कि एक पैमाना रख लिया गया है टाइम के लिए और वही सेकंड कहलाता है और वही ऐसा यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। द सेकंड इज़ नाउ डिफाइंड एज 91926311770 टाइम्स the period of vibration of radiation for the cesium atom। बस ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। स्टॉप वॉच ये टाइम का कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ टाइम को जो है सेकंड से भी छोटी यूनिट में जो है वो कैलकुलेट करने का जो है वो ताकत रखती है, तो लिहाजा ये यूज़ होती है बहुत ही कम छोटे टाइम इंटरवल तक को भी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मैकेनिकल एंड एनालॉग स्टॉप वॉच दोनों किस्म की आ गई हैं, ठीक है। ये आपकी एनालॉग है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल या एनालॉग ये एक ही स्टॉप वॉच है, ये आ गई एनालॉग या मैकेनिकल आप कुछ भी कह लें, और ये डिजिटल स्टॉप वॉच है, डिजिटल में डिजिट्स के तौर पर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये आखिर में इन्होंने यहाँ ह्यूमन रिएक्शन टाइम के बारे में बताया है। एज एनालॉग और डिजिटल और वॉच इज़ ऑपरेटेड बाय ह्यूमन मैनुअली, क्योंकि इंसान किसी चीज़ को नापता है इससे, तो जब वो दबाना चाहता है उसको, तो जो चीज़ पूरी होती है तो जब वो दबाता है तो उसको दबाने में 0.3 से 0.5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ह्यूमन रिएक्शन टाइम कहा गया है। तो इस चीज़ को जो है जहन में रखना ज़रूरी होता है ताकि इस टाइम को जो है जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम है इसको एक्चुअल टाइम के साथ जो हमने काउंट किया है वो शामिल न कर लिया जाए, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक आपके, ठीक है, जो बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में था, उनकी मेजरमेंट के बारे में, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक 1.3 होगा जो प्रीफिक्सेस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।